Very pleasant morning to all of you. Today we are studying the next topic of P block elements of 16th group, in which we are studying the next concept of chemical reactivity trends, जिसमें हम लोग रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स जो फॉलो करता है इस ग्रुप के अंदर उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। वैसे दो बातें इसमें हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन। पहली बात कि ऑक्सीजन जो है वी नो दैट कि ऑक्सीजन इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, मतलब ऑक्सीजन जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे ऑक्सीजन से। सो O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज वेरी वेरी स्टेबल। इवन दो दैट वी नो, हमें दूसरी बात ये पता है कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स में से भी आता है। ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मली सबसे रिएक्शन शो कर देगा और अब क्योंकि ये रिएक्शन होने वाली है तो ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा यू कैन से तेज़ होती है, वेरी वेरी स्पॉन्टेनियसली होगी रिएक्शन सारी ये वाली। सबसे ऑलमोस्ट रिएक्ट कर रहेगा, लेकिन सिवाय कुछ मेटल्स के जो बहुत स्टेबल होते हैं जिनको हम नाम देते हैं नोबल मेटल्स। और इसके अलावा सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं उन सबसे रिएक्ट करता है, सिवाय ग्रुप 18 के नोबल गैसेस जो होते हैं उनके अलावा बाकी सबसे रिएक्ट कर लेगा ये। और जिन एलिमेंट्स जो कुछ स्ट्रॉन्ग वाले एलिमेंट मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि टीन हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया या कुछ हैलोजेंस हो गए, इनसे रिएक्ट वैसे नहीं करता है, बट अगर आप कंडीशंस क्रिएट करोगे सो इट कैन रिएक्ट इनडायरेक्टली विद दिस नोबल मेटल्स एंड ऑल्सो नोबल गैसेस। और जो हैलोजेंस होते हैं इनसे ये इनडायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरा एलिमेंट जो इस ग्रुप का है बच्चों वो है सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो ये भी काफ़ी रिएक्टिव होता है अगर वहाँ पे कुछ कंडीशंस हम प्रॉपरली क्रिएट करें तो, जैसे कि वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर सल्फ़र रिएक्ट्स वेरी नाइसली, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर दी बॉन्ड ऑफ सल्फ़र बिकम्स ईजी टू ब्रेक, उसको तब आसान होता है तोड़ना। और इस कारण क्या होता है कि सल्फ़र कई सारे रिएजेंट्स जो होते हैं उनसे रिएक्ट करता है, जैसे कि रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि एयर हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया और बहुत सारे मेटल्स सबसे रिएक्ट कर जाता है ये। अगर आप एसिड्स की बात करोगे तो एसिड जो है उसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं SO2 के अंदर में, और अगर आप अल्कली से इसको रिएक्ट करवाओगे तो वहाँ पर सल्फाइड्स और सल्फेट्स को फॉर्म करता है, ये तब सल्फेट्स फॉर्म करता है। और इट रिएक्ट्स विद H2 से भी कर जाता है। और ऑलमोस्ट सारे जो भी एलिमेंट आप सोच पा रहे होंगे सबसे ये रिएक्ट करता है एट हाई टेम्परेचर, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया, हैलोजन गैस हो गया। एंड इस बात को भी हम बोल सकते हैं कि काफ़ी रिएक्टिव है ये। क्यों? क्योंकि अगर आप नेचर में जाओगे, इन नेचर यू विल फाउंड मैनी सल्फर कंपाउंड्स, लाइक बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में सल्फाइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो ये दिखाता है कि सल्फाइड्स काफ़ी स्टेबल हैं और अगर किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एंड देयरफॉर वी गेट मैनी कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स फाउंड इन दी नेचर एज सल्फाइड। अब बच्चों ऑक्सीजन की और सल्फ़र की रिएक्टिविटी की बात करने के बाद इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि इस पूरे ग्रुप के अंदर में ट्रेंड किस तरीके से फॉलो हो रहा है। तो ट्रेंड जो फॉलो होता है वो इस तरीके से होता है कि ऑक्सीजन जो है सबसे रिएक्टिव एलिमेंट प्रूव होता है इस ग्रुप में, एंड थोड़ा उससे कम रिएक्टिव सल्फ़र होता है, क्योंकि सल्फ़र भी काफ़ी रिएक्टिव है, लेकिन एट सम कंडीशंस हमें वहाँ क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, एंड देन मतलब कुछ हमें कैटलिस्ट चाहिए होते हैं कुछ रिएक्शंस में। एंड उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है रिएक्टिविटी का वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाएगा, एंड उससे फिर देन सेलेनियम इज लेस रिएक्टिव देन सल्फर, एंड देन टेलरियम इज इवन मोर लेस रिएक्टिव, एंड पोलियम जो है उससे और फिर कम रिएक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रेंड फॉलो होगा कि रिएक्टिविटी जो है वो कम होती रहेगी डाउन द ग्रुप। सेलेनियम और टेलरियम जो होते हैं ये जो कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होंगे उनसे रिएक्ट करेंगे, जो इस चीज़ को प्रूव करता है कि सेलेनियम और टेलरियम जो है इनके कंपाउंड्स काफ़ी कम स्टेबल होते हैं अगर आप कंपैरिजन करो उन कंपाउंड्स की, ऑक्सीजन के और सल्फर के कंपाउंड से। सो देयरफॉर देयर इज लेस रिएक्टिविटी, बहुत रिएक्टिविटी कम हो जाती है जब सेलेनियम और हम टेलरियम की बात करेंगे उस समय। तो बच्चों इन सब रिएक्टिविटी को पढ़ने के बाद अभी हम आगे चलते हैं कि कुछ जो कंपाउंड बनते हैं इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स के, जैसे कि हाइड्राइड्स हो गया, ऐसे कुछ सल्फाइड्स हो गए। तो बच्चों अब इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कैसे वैरी होगी ये हमें देखना होगा। नाउ विल स्टडी एवरी इंडिविजुअल कंपाउंड्स। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट कंपाउंड से, हाइड्राइड्स से। हाइड्राइड्स जो बनेंगे बच्चों ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, उन सभी का जो फॉर्मेट होगा बनने का वो होगा H2M नाम से होगा।
मतलब H2M में जो M जो है वो ग्रुप 16 का एलिमेंट होगा कोई भी एक, तो M डिनोट्स एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस ग्रुप एंड H2 इज़ योर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रहेंगे उसमें। तो इस तरीके से आप H2M में इसका हाइड्राइड फॉर्म कर सकते हो ना। व्हेन यू कंपेयर कि ये कैसे बनाते हैं, तो H2O जो है उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ H2 को, हाइड्रोजन को हीट करना पड़ेगा विद दी ऑक्सीजन। एंड अगर आप बाकी जो हाइड्राइड्स की बात करोगे H2S और बाकी जो ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके हाइड्राइड्स जो बनेंगे, अगर उनकी बात करोगे तो उसके लिए आपको एसिड से रिएक्ट करना पड़ेगा उनके करस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स, सेलेनाइड्स और टलराइड्स को। अब इसमें से जो हाइड्राइड्स बनेंगे इनकी अगर हम फिज़िकल स्टेट की बात कर लें, तो फिज़िकल स्टेट को समझना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि फिज़िकल स्टेट ऑफ द वेरी फर्स्ट हाइड्राइड ऑफ दिस ग्रुप is H2O and the only liquid form in this group of elements is only H2O। सिर्फ H2O जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। इट इज़ अ कलरलेस, ओडरलेस H2O लिक्विड होता है। एंड जो बाकी हाइड्राइड्स होंगे इस ग्रुप के, दे आर कलरलेस एंड पॉइजनस गैसेस विद बैड ओडर्स, बहुत ही बुरी स्मेल होती है इनकी, एंड दे ऑल आर वेरी वेरी पॉइजनस गैसेस। तो दिस वे यू कैन सिंपली रिमेंबर कि स्टेट वाइज एक लिक्विड है, बाकी सारे इधर गैसेस हैं। अगले प्रॉपर्टी की बात कर लें बच्चों, हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप 16 एलिमेंट्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़नी है हमें वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी बच्चों है, इसका मतलब होता है कि वो कंपाउंड कितना इजीली वोलेटाइल हो सकता है और इट कैन कितना इजीली उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी लिक्विड फेज टू गैस फेज में। तो जितना ईजी वो इवेपोरेट हो जाएगा उतना अच्छा वो वोलेटाइल कंपाउंड होगा। तो इस ग्रुप के हाइड्राइड्स में ये प्रॉपर्टी मिलती है कि द हाईएस्ट, द अपर मोस्ट, सबसे ऊपर का जो आपका एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका हाइड्राइड जो होगा वो सबसे लीस्ट वोलेटाइल कंपाउंड है इस पूरे ग्रुप के अंदर में। जैसे आप ग्रुप में नीचे आओगे तो आपको H2S मिलेगा। H2S जो है वो इस पूरे ग्रुप का सबसे वोलेटाइल कंपाउंड है। और जैसे हम इस ग्रुप में और नीचे आएंगे तो जो बाकी हाइड्राइड्स होंगे इस डाउन द ग्रुप में, वो उनकी वोलेटिलिटी जो है वो कम होती रहेगी, बिकॉज ऑफ देयर हायर मोलिकुलर वेट इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट कन्वर्ट टू डायरेक्ट गैस वेरी इजीली। तो इस ट्रेंड को आपने इस तरीके से याद करना है कि सबसे ऊपर का वाटर जो होगा वो सबसे लीस्ट वोलेटाइल कंपाउंड होगा, सबसे कम वोलेटाइल कंपाउंड होगा। उसके बाद H2S जो है वो सबसे हाईएस्ट है, और H2S के बाद जो बाकी जो नीचे हाइड्राइड जो हैं उनमें वोलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी फ्रॉम आफ्टर द H2S। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। अगली प्रॉपर्टी कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो फ्रॉम H2S से लेके अप टू H2E तक, H2TE तक, जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा ये कम होते जाएगा उस एलिमेंट के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में। तो देयर इज़ बिगर डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एंड ये डिफरेंस ग्रुप में डाउन द ग्रुप फिर कम हो जाएगा जब आप H2PO तक या H2TE तक पहुँचोगे। तो क्योंकि डिफरेंस कम हो जाता है तो इसीलिए अब आयनिक कंपाउंड का बनना बहुत मुश्किल होता है। आयनिक कंपाउंड वहाँ बनता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्रिएट होगा। तो क्योंकि ये दी नेचर ऑफ नेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम हो जाता है, देयरफॉर वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत बढ़ जाता है। सो इन अ सिंपल वर्ड्स व्हाट यू कैन से कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो इन डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज़ करेगा फॉर हाइड्राइड्स के लिए। और इसका जब कोई पूछे कि रीज़न क्या होगा, तो रीज़न होता है कि बिकॉज देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी जो है वो कम हो रहा है, इसलिए ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब इस कोवेलेंट कैरेक्टर के बढ़ने के कारण जो चेंज यहाँ हमें ऑब्जर्व होता है वो ये होता है कि जो मॉलिक्यूल सबसे टॉप पर है H2O जो होगा, हाइड्राइड्स ऑफ दी सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, दैट H2O इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो टुवर्ड्स हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड द नेगेटिव चार्ज जो है वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड देयरफॉर H2O इज़ ए बिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, काफ़ी पोलर होता है H2O। एंड इसके कारण क्या होता है कि उसके पास में एक इट हैज़ अ वेरी हाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों जो है वो ये होता है कि आपके पास अगर मान लो आपने कोई कंपाउंड लिया और उसका मान लो कि आपने सॉल्वेंट ले रखा है कोई X नाम से,
अब एक्स के अंदर दो आइटम है ए और बी। अब इस दो आइटम से क्या हो रहा है कि उन्हें अगर हमें चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर ए बी का हमें चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम उसको H2O में ऐड करेंगे। अब क्योंकि H2O पहले से एक पोलर मॉलिक्यूल है तो वो उस ए और बी के अंदर में अगेन पोल्स को जनरेट करेगा। तो इस कारण क्या होता है कि वो काफ़ी एक अच्छा सॉल्वेंट की तरह काम करता है H2O, एंड देयरफॉर इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो है बच्चों वो ये दिखाते हैं कि वो कंपाउंड कितना स्टेबल है जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उस कंडीशन में। मान लो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया और कंपाउंड काफ़ी इजीली ब्रेक हो जा रहा है, तो ये दिखाता है कि वो टेम्परेचर के लिए इतना स्टेबल नहीं है। इस कंडीशन पे सबसे स्टेबल कंपाउंड जो है वो H2O होता है, और जैसे ही आप डाउन द ग्रुप नीचे आओगे तो H2TE जो है, टेलुरियम हाइड्राइड जो है, दैट इज़ अ बिट ऑफ वेरी लेस स्टेबल कंपाउंड। इसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि टेलुरियम जो है बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसका एटम काफ़ी बड़ा होगा, एंड सिंस उसका एटम बड़ा होता है बच्चों, देयरफॉर द बॉन्ड लेंथ, तो उनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन नहीं पाता, एंड इसलिए क्या होता है कि डिस्टेंस बढ़ जाता है फिर, तो देयरफॉर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये डिक्रीज़ भी काफ़ी बच्चों ज़्यादा अमाउंट में होता है, बहुत डिक्रीज़ बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज क्योंकि बच्चों क्या होता है कि वाटर जो है ना उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, एंड वाटर जो डिसोसिएट जो होगा वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होगा, एंड सिमिलरली H2E जो होता है, H2TE जो होगा वो एट रूम टेम्परेचर पे ही डिसोसिएट कर जाता है। सो दिस वी कैन वेरी इजीली टेल दैट कि यार दी टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होगा इस ग्रुप का, उसका हाइड्राइड जो होगा H2O, दैट्स वेरी थर्मली स्टेबल, एंड व्हेन वी कम डाउन द ग्रुप तो नीचे जो H2TE जो होगा वो थर्मली बहुत कम स्टेबल होता है, एंड दिस स्टेबिलिटी जो होगी थर्मली ये डिक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप में, और उसका रीज़न होगा कि देयर इज इंक्रीज इन दी बॉन्ड लेंथ। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बच्चों। अगला टॉपिक जो है वो है एसिडिक नेचर। ये हाइड्राइड जो हमने देखे बच्चों, H2O, H2SC और H2SE एंड H2TE, इन सब हाइड्राइड्स के जो मतलब ये सब हाइड्राइड्स जो होते हैं बच्चों, ये सारे वीक एसिड्स होते हैं, दे आर नॉट लाइक गुड एसिड्स। इनका डिसोसिएशन जो है वो काफ़ी कम होता है, देयरफॉर इसको हम वीक एसिड्स में क्लासीफाई करते हैं। अगर आपको चेक करना है, अगर आप चाहते हैं कि इनको हम चेक करें कि भाई इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये हम चेक करना चाहते हैं, तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पर पहले ध्यान देना होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है बच्चों वो ये दिखाता है कि कितने स्पीड से वो कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, मतलब टूट रहा है। तो अगर आप H2 को तोड़ोगे तो उसमें से H+ और O2 बाहर आएगा, तो उस तरीके से जब उसका डिसोसिएशन जो होगा तो वहाँ पर एक रेट हम काउंट करते हैं, दैट रेट इज़ कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इन चारों कंपाउंड के बारे में जब आप चेक करोगे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो आपको समझ में आएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, कि वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम H2O से टूवर्ड्स H2E। यू कैन वेरी क्लियरली ऑब्जर्व गाइस दिस थिंग, कि जब आप चेक करो कि वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो H2O के लिए कुछ 10⁻14 में है, एंड H2S के लिए कुछ -7 में है, देन फॉर H2SE इट इज़ 10⁻6, H2TE 10⁻3। तो इस तरीके से बच्चों जो है वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते जाएगी, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली। ओके, अब ये बात समझ में आ चुकी है कि ब्रदर देयर इज़ दिस ऑल हाइड्राइड्स आर वीक एसिड्स, एंड द प्रूफ इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड कि इनका वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो बढ़ रहा है। चलो ये बात समझ में आ चुकी है कि H2O इज़ लीस्ट है और H2TE जो है वो थोड़ा सा अच्छा होगा एसिड, एंड वो ट्रेंड आपको समझ में आ चुका है। अब समझते हैं कि ये ट्रेंड इस तरीके से क्यों फॉलो हो रहा है। ओके, कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो H2O से H2T तक क्यों बढ़ रही है। तो बच्चों जो ट्रेंड को समझना है तो इसकी पहली बात समझ लीजिए आप कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डिसोसिएशन एनर्जीज। अगर आपको मान लो एक कंपाउंड को ब्रेक करना है, तो इन केमिकल वर्ल्ड भी से हम ऐसा बोलते हैं कि यार हमको उसको डिसोसिएट करना है, ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ कंपाउंड यू वांट सम एनर्जीज, एंड फॉर डिसोसिएशन ऑफ एनी कंपाउंड द एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ कॉल्ड एज डिसोसिएशन एनर्जी। अब बच्चों क्या होता है कि जब H2O को हमें तोड़ना होता है, जब H2 हमें चाहिए कि H+ दे, तो बच्चों उस डिसोसिएशन की एनर्जी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है जब आप कंपेयर करोगे H2TE से।
ठीक है, अब बात समझ पा रहे हो क्या होगा? देखो, अगर आपने मान लो H2O को ब्रेक किया और H2TE को ब्रेक किया, तो जो एनर्जी लग रही है H2O को और H2TE को ब्रेक करने में, वो ज़्यादा होगी H2O वाले केस में। सो देयरफॉर अब क्योंकि उसको बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो इजीली ब्रेक होगा नहीं वो। तो पहली बात तो ये थी। और अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों क्या होता है, जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे, तो वैसे ही बॉन्ड लेंथ जो बढ़ जाता है। बॉन्ड लेंथ ऑफ H2O एंड H2T अगर आप कंपेयर करोगे, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ H2T इज़ मोर दैन दी H2O। क्यों? क्योंकि उतने फोर्स से हाइड्रोजन को वो खींच नहीं रहा है टेलरियम, and that's why that atom of hydrogen has gone a bit more distance। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा हाइड्रोजन और टेलरियम के बीच में, और इस कारण से बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा होता है H2O में। H2O में क्या होता है कि क्योंकि ऑक्सीजन बहुत नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा फोर्स से हाइड्रोजन को पुल करता है, एंड दैट्स वाई द बॉन्ड लेंथ इज़ लेसर एज कम्पेयर टू H2TE। अब क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ चुकी है, सो देयरफॉर अब एटम ऑफ हाइड्रोजन इज समवॉट डिस्टेंस, देयरफॉर देयर इज़ वेरी इजी टू रिलीज द प्रोटॉन आयन। तो H+ को अब यहाँ निकलना काफ़ी आसान हो गया। देयरफॉर द एसिडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 16th एलिमेंट। एक रीज़न तो ये हो गया, ठीक है, कि भाई यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। जो नीचे के हाइड्राइड जो होंगे वहाँ पे एनर्जी कम लग रही है तोड़ने के लिए, देयरफॉर सिंपली H+ इजीली निकल जा रहा है और H2O में कम निकल रहा है। सेकंड रीज़न जो बच्चों होता है वो होता है कि चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो आपका 16 ग्रुप एलिमेंट जो है उनके ऊपर जब आप 2- का अनायन क्रिएट करोगे, तो चार्ज डेंसिटी कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है कि एसिड नेचर क्या होगा। अब बच्चों मान लो कि चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन इमेजिन कि जब ये आयन बनते हैं तो ग्रुप 16 के एलिमेंट, तो वो M2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब M2- के फॉर्म में जब एग्जिस्ट करेगा तो उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स आएंगे, ठीक है, प्रेजेंट रहेंगे। तब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड जो होते हैं बच्चों, ये इनकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलरियम। देखो, आप यू कैन सिंपली इमेजिन, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत नज़दीक हैं, तो अब वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। नो व्हाट डेंसिटी क्या होती है बच्चों की? इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना इन दैट वॉल्यूम। तो अब वहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन केस ऑफ ऑक्सीजन, एंड उसका थोड़ा अपोजिट होगा टेलरियम में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे लेकिन वॉल्यूम इज़ समवॉट बिगर। ओके, तो अब इस केस में क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो वैसे ही वहाँ पर बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल रहेगा। सो देयरफॉर सिंस ऑक्सीजन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ज डेंसिटी, अब देखो, क्योंकि यहाँ पर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोर्स डिपेंड किस पे करता है कि दो चार्ज के बीच में जो कितना फोर्स है वो डिपेंड करता है। तो अब H2 का एटम था और एक एटम ऑक्सीजन का है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही चार्ज बढ़ चुका है, डेंसिटी बढ़ चुकी है। सो देयरफॉर अब ऑक्सीजन जो है वो और ज़्यादा फोर्स से पुल करेगा हाइड्रोजन को, एंड देयरफॉर देयर इज़ बेटर हायर फोर्स। और अब वहाँ अगर फोर्स बढ़ चुका है, सो देयर विल बी दी हायर डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड ऑफ H2O। एंड इसका उल्टा होगा H2TE में, जहाँ पर एक तो पहले तो चार्ज डेंसिटी बहुत कम है, देयर इज़ वेरी लेस चार्ज, तो अब बहुत ही एक मतलब कमज़ोर फोर्स से, एक वीक फोर्स से वो हाइड्रोजन को पुल कर रहा होगा। एंड क्योंकि वहाँ फोर्स कमज़ोर हो गया है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी इज़ लेस ऑल्सो, एंड देयरफॉर इट इज़ ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो ये इसकी एसिडिक नेचर की बात थी हाइड्राइड्स के, जो समझ में आ गया आप लोग को। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अगली प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अब बच्चों ये सारे हाइड्राइड्स जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स के बने हुए हैं, हमें चेक करना है कि ये कितने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो अब ये हम चेक कैसे कर रहे हैं कि जो भी कंपाउंड, अच्छा अगर आप एक बार समझ लो कि डेफिनेशन क्या होती है रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो आपको पता है कि जो भी एलिमेंट जितना अच्छे तरीके से H को डोनेट करेगा, दैट इज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो सिंपली जो इसके पहले जो प्रॉपर्टी हो चुकी है एसिडिक नेचर, वहाँ से इसको आप इमेजिन कंपेयर कर सकते हो कि जितना इजीली जो H को डोनेट कर रहा होगा, जितना इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट कंपाउंड इज़ कॉल्ड एज रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो टॉप इस ग्रुप में जब आप टॉप से जब बॉटम जाओगे, तो वहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर जो है बच्चों वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि
टॉप में H को डोनेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, एंड अगर आप बॉटम में आओगे H2TE के पास आओगे तो उस हाइड्राइड के लिए हाइड्रोजन को डोनेट करना काफ़ी इजी होता है। सो इस तरीके से आप अगर आप इस प्रॉपर्टी की बात करो ऑफ द रिड्यूसिंग नेचर, तो ये प्रॉपर्टी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है बर्निंग की और शेप। ये दो प्रॉपर्टीज़ मैं यही सेम स्लाइड में कवर करूँगा। बर्निंग की प्रॉपर्टी जो होती है, इट्स यू हैव नोन दिस प्रॉपर्टी अप टिल नाउ एज कंबशन। कंबशन बच्चों जो होता है, इसमें आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो किसी भी एलिमेंट को, कंपाउंड को, और यहाँ हम उसी की बात करेंगे कि कैसे H2S, H2Se और H2T और बाकी जो भी हाइड्राइड्स जो हैं सारे इसके, ये चारों हाइड्राइड्स का रिएक्शन कैसा होगा जब आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे। तो वेरी सिंपल फॉर दिस इज, इसके बहुत आसान तरीके से याद करना है कि ये सारे ब्लू फ्लेम फॉर्म में जलते हैं। मतलब जब भी ये कंबस्ट होंगे तो ये ब्लू फ्लेम वाली गैस को फॉर्म करेंगे। बस इतना ही है। नेक्स्ट जो है वो शेप की बात कर लेते हैं। शेप इन सारे हाइड्राइड्स में जो है वो वी शेप का होता है। एज यू कैन इमेजिन कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बच्चों वो sp3 होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन और जो भी 16 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं, उन सारे सेंट्रल एटम के अंदर में देयर आर 3p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट एंड देयर इज़ 1 ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स जो होंगी, ये सारे कंबाइंड करके they will create 4 sp3 hybridized orbital and इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे एंड देयर आर 2 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन, दे विल फॉर्म 2 डिफरेंट लोन पेयर्स। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जो 2 लोन पेयर बनेंगी वो भी हाइब्रिडाइज्ड वाले ही इलेक्ट्रॉन से बने होंगे। ओके, तो इन केस ऑफ ऑल दिस हाइड्राइड्स देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप, क्योंकि इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भैया जो नेगेटिविटी जो होती है सेंट्रल एटम की वो कम होते रहती है जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे। तो टेलरियम जो उतना नेगेटिव नहीं होता है, तो इतना रिपल्शन उसके ऑर्बिटल्स के बीच में नहीं आता है। जो बॉन्ड एंगल जो बढ़ता है यहाँ पे 104 जो है, ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो लोन पेयर्स जो हैं उनके बीच में रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट्स वाई द शेप इंक्रीजेस। तो ये शेप की बात हो गई। जो लास्ट टॉपिक है हाइड्राइड्स वाले कॉन्सेप्ट का, वो ये होता है कि कुछ और टाइप के हाइड्राइड्स भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। उनमें कुछ हाइड्राइड्स जो फेमस वाले हैं वो हम देख लेते हैं कि और कौन से हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं H2S या H2O के अलावा। मतलब उस फॉर्मेट के अलावा जहाँ पे आप H2M की बात कर रहे थे, उसके अलावा जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जो सबसे 2 कॉमन हाइड्राइड्स फेमस हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के, एक तो उसमें H2O2 होता है। ठीक है, H2O2 जो है वो भी हाइड्राइड ही है, लेकिन वो H2O से डिफरेंट है हल्का सा। तो बच्चों इनके नाम जो होते हैं, एक तो फेमस जो 2 हैं, सबसे फेमस जो 2 हैं उनकी बात कर लूँ मैं, तो एक आपका होता है H2O2 और दूसरा आपका होता है H2S2। H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2S2 का नाम होता है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। अब ये दोनों जो हैं वो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं अदर हाइड्राइड्स के जो ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। मुश्किल ये होती है कि बच्चों ये इतने स्टेबल नहीं होते, दे आर लाइक नॉट दैट मच स्टेबल एंड दे आर कंपेरेटिवली लेस स्टेबल एंड दे डिकम्पोज ऑन इवन ऑन वेरी स्मॉल हीटिंग। काफ़ी मतलब अगर आप थोड़ी बहुत भी हीट अगर प्रोवाइड कर दोगे उन लोग को, इन कंपाउंड्स को, सो दे विल डिकम्पोज इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स, टूट जाएंगे वो। जैसे कि आप देख पा रहे हो एग्जांपल होगा H2O2, अगर आप डिकम्पोज करोगे तो H2O प्लस ऑक्सीजन का गैस देगा आपको, NH2S2 करोगे आप तो H2S प्लस सल्फ़र का एलिमेंटल सल्फ़र आपको देगा। इसके अलावा और भी कुछ हाइड्रोजन हाइड्राइड्स मिलते हैं इस कंपाउंड के, जिसमें से फेमस होते हैं सल्फ़र के पॉलीसल्फाइड्स। तो पॉलीसल्फाइड्स जो होते हैं इनका कंप्लीट नेम जो होता है वो होता है हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड्स एंड दे आर गिवन इन द फॉर्मूला ऑफ HSN-H। तो इस तरीके से शो करते हैं इसको, जहाँ पर वैल्यू ऑफ n जो है, जहाँ सल्फ़र के एटम जो बीच में लगे हुए हैं, दे कैन बी एनीथिंग फ्रॉम लाइक 2, 3, 4, 5, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। और ये कंपाउंड्स बहुत बकवास, बहुत ही बेकार स्मेल करते हैं एंड दैट येलो इन कलर, येलो रंग के होते हैं। एक लिक्विड्स होंगे ऑयली वाले, चिपचिपे लिक्विड रहेंगे एंड दे हैव वेरी बैड स्मेल। तो ये थी कहानी कि मतलब हाइड्राइड्स की थी, कम्प्लीटली कहानी थी ये
कि प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं। और ये पहला टाइप था आपका कंपाउंड्स का, जहाँ पढ़ रहे थे कि द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसमें ट्रेंड क्या होते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स क्या होंगे देखे आपने अभी तक। अब आगे हम इसके बाद में जो और कंपाउंड्स जो हैं उनमें ट्रेंड्स किस तरीके से फॉलो होते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के, दैट वी विल सी। एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स ऑक्साइड्स। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो चालू हो चुका है वो है ऑक्साइड्स। ठीक है, अब दूसरे जो कंपाउंड हमें स्टडी करने हैं वो है ऑक्साइड्स ऑफ दिस ग्रुप 16 एलिमेंट। दो टाइप के होते हैं ऑक्साइड बच्चों, एक होते हैं डाइऑक्साइड्स और एक होते हैं ट्राइऑक्साइड्स। ठीक है, डाइऑक्साइड जो होते हैं उनका फार्मूला होता है MO2 नाम से, MO2 करके होता है, और ट्राइऑक्साइड जो होते हैं उनका फार्मूला होता है MO3 करके। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है आपने। पहले पढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइऑक्साइड्स। तो और क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद ही ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या आप ऑक्सीजन ऐड करोगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्साइड हम नहीं पढ़ेंगे सॉरी फॉर दैट, फॉर बैड जोक। बट जो बाकी एलिमेंट जो इस ग्रुप के होंगे, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम, इनके ऑक्साइड्स की हम स्टडी करेंगे। और विल स्टार्ट फर्स्ट विद डाइऑक्साइड्स। तो डाइऑक्साइड्स में जो पहले डाइऑक्साइड हमें देखने हैं SO2 और SiO2, ये दोनों ऑक्साइड जो हैं बच्चों, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। एंड ये सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर में, दे आर वाटर सोल्यूबल। और बाकी ऑक्साइड जो होते बाकी जो बचे हुए ऑक्साइड जो होंगे TeO2 और POO2, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये इनसोल्यूबल रहेंगे वाटर के अंदर में। और क्योंकि बच्चों आपको पता होगा एक चीज़, या मैं आपको दोबारा याद दिलाऊँ एक बार, कि बच्चों जब नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं दे आर ऑल एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और मेटल जो होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं दे आर ऑलवेज बेसिक ऑक्साइड्स। सो सिंस दीज टू आर नॉन मेटल्स, सल्फर और Fe जो है ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो उनके ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक होंगे नेचर में। एंड क्योंकि टेलरियम और पोलोनियम जो होंगे दे आर मेटलॉइड्स, ये आपको याद करना होगा, तो उनके ऑक्साइड जो होंगे दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेस, दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। एंड दे बिहेव इन एम्फोटेरिक नेचर। अच्छा, एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो एसिड से भी रिएक्ट करे और जो बेस से भी रिएक्ट करे। ठीक है, ये मतलब होता है एम्फोटेरिक का। तो एक बार देखते हैं रिएक्शन कैसे दी यहाँ पे। रिएक्शन में पहले बात कर लेते हैं SO2 और SiO2 की। SO2 जब आप रिएक्ट करोगे वाटर से, तो उसमें क्योंकि सोल्यूबल रहता है वो, तो फॉर्म कर लेगा सल्फरस ऑक्साइड, सल्फरस एसिड फॉर्म करेगा, दैट इज H2SO3। H2SO4 नहीं, H2SO3 फॉर्म करेगा पहले, जो भी एक एसिडिक है, जो शो करता है कि आपको H+ कैन प्रोवाइड कर सकता है। एंड देन SiO2 भी सेम वैसे ही शो करता है प्रॉपर्टीज़, इट फॉर्म्स एन एसिड विच इज़ जो आपको प्रोटॉन्स प्रोवाइड करेगा। बट जब आप TiO2 की बात करोगे तो TiO2 की आपको दो रिएक्शन शो कर रखी है, एक एसिड से भी शो कर रखा है और एक बेस के साथ भी शो कर रखा है। सो दोनों से रिएक्ट करके वो कंपाउंड फॉर्म करता है। एंड देयरफॉर टेलरियम ऑक्साइड जो है, टेलरियम डाइऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया आप लोग को कि SO2 और SiO2 तो खैर एसिडिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होंगे, एंड TiO2 और POO2 जो है इनके ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर होगा उनका। ठीक है, जो अब बात कर लेते हैं डाइऑक्साइड्स के फिज़िकल स्टेट्स और स्ट्रक्चर के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड में कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा एंड रेजोनेंस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट होता है इन डाइऑक्साइड्स में, एंड बॉन्ड एंगल क्या होगा इसकी बात करेंगे हम लोग। तो बच्चों शुरू करते हैं स्लाइड को। जो मेजर गैसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो SO2, SiO2 और TiO2 है। ये ऑक्साइड्स में बच्चों क्या होता है कि हमें एक ट्रेंड पहले बहुत ध्यान से देखना होगा कि बच्चों मान लो कि मैं अगर टॉप में हूँ, सल्फ़र के पास हूँ, देन सेलेनियम के पास में आ गया, देन टेलरियम के पास में आ गया, तो इसमें ट्रेंड कैसे फॉलो हो रहा है। इसकी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे पहले, तो फिजिकल स्टेट में ट्रेंड कैसे फॉलो हो रहा है देखते हैं पहले। बच्चों वेरी फर्स्ट थिंग, SO2 जो है वो तो गैस है। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेंड देखना कि मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कितना कम होते रहेगा। पहली SO2 गैस, देन SiO2 सॉलिड है, बट वो SiO2 इज़ ए वॉलेटाइल सॉलिड, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो तेरी फोर्स इज़ डिक्रीजिंग, दैट फोर्स जो है ऑफ फिजिकल स्टेट वो कम होते जाएगा। और जैसे आप थोड़ा सा और नीचे आओगे TiO2 के पास में, तो TiO2 जो है बच्चों इट इज़ ए वाइट नॉन वोलेटाइल सॉलिड, तो यहाँ फोर्स और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब TiO2 जो है वो कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो वोलेटाइल भी नहीं है।
तो ये देखा आपने ट्रेंड क्या होगा, SO2 गैस था, देन SeO2 इज़ ए वोलेटाइल सॉलिड एंड देन TiO2 इज़ ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो इस तरीके से फोर्स जो है अब यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बच्चों कम होते जाएगा। कंपाउंड के अंदर का फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल जो होगा उसके अंदर के फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो दो अलग अलग SO2 के मॉलिक्यूल जो होंगे उसकी बात कर रहा हूँ। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ऊपर कम होता है, देन नीचे स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग होते जाएगा, एंड फिजिकल स्टेट जो है वो और रिजिड स्ट्रांग होते जाएगी डाउन द ग्रुप में। खैर ये तो फिजिकल स्टेट की बात हो गई। अब बच्चों एंगल की बात कर लेते हैं। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पे देखो वी हैव सीन अ स्टिल बेंट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर स्टिल बचती है। एज यू कैन सी द यू कैन से जब अगर बॉन्डिंग की बात करोगे यहाँ पे तो दी हाइब्रिडाइजेशन जब आप याद करोगे इसका मैं आपको अगले फ़ोटो में शो करूँगा उस चीज़ को। तो उस फोटो में देख के आपको ये बात बच्चों बहुत क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से बॉन्ड बनता है। और जब बॉन्ड बनने के बाद जब कंपाउंड रेडी हो जाता है तो वहाँ पे एक लोन पेयर बच जाती है एंड दैट गिव अ स्टिल बेंट ऑफ स्ट्रक्चर। एक कॉमन माइंड बच्चा क्या सोचता मतलब क्या सोचेगा कि भैया यहाँ पे SO2 है, अब यहाँ पे बीच में S होगा और बगल में ऑक्सीजन रहेगा, तो एक 180 का एंगल बनना चाहिए। बट बच्चों ये 180 एंगल क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर एक लोन पेयर बचेगी और वो लोन पेयर के कारण थोड़ा सा रिपल्शन वहाँ पे होगा, इट विल गेट अ समवट एंगुलर शेप, एक एंगुलर शेप मिल जाएगा उसको। डोंट वरी, इसका आगे स्ट्रक्चर फोटो में आएगा, डोंट वरी, आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑल्सो, डोंट वरी। ओके, तो ये इसकी बात हो गई। And then we have to know this fact that there is sp2 hybridization present in the SO2 molecule। अब बच्चों यहाँ सबसे खूबसूरत बात बच्चों ये देखने मिलती है कि यहाँ पर दोनों बॉन्ड की लेंथ जो है ना, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी एग्जैक्टली इक्वल। अब क्योंकि बच्चों अलग अलग बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड जो है वो पी पाई से बनता है और दूसरा बॉन्ड जो होता है वो पी पाई डी पाई से बनता है। एंड सिंस दिस बोथ बॉन्ड्स हैव डिफरेंट एनर्जीज दे कैनॉट बी इक्वल, बट इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट दे आर इक्वल। तो इस कारण से यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबल रीजनिंग बन सकती है कि अगर दोनों बॉन्ड इक्वल है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे एक तरफ में, और वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जो है वो एडजेसेंट जो सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वहाँ जंप करके जाएंगे एंड वहाँ पे कुछ देर रहेंगे, फिर जंप करके यहाँ पे आएंगे, फिर जंप करके वहाँ पे जाएंगे। सो दिस जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, जो आप शायद जानते होंगे। अगर उसको हम डिफाइन करने गए तो इट्स कॉल्ड एज डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस प्रूव्स दैट कि अगर दोनों बॉन्ड की लेंथ अगर इक्वल है, इट मीन्स क्लियरली दैट देयर एग्जिस्ट सम रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है SO2 मॉलिक्यूल के अंदर में। अच्छा बच्चों, अब क्या होता है कि जो नेक्स्ट ऑक्साइड जो है इस केस में दैट इज़ SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड। बच्चों ये ऑक्साइड जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड्स के साथ में। अगर हम गैस फेज़ वाले SeO2 की बात करेंगे तो अगर SeO2 जो है वो गैसिस फेज़ में है तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है SO2 के साथ में। बट अगर SeO2 जो है वो सॉलिड फॉर्म में अगर आपने ले लिया, बिकॉज एज वी हैव सीन गाइस कि SeO2 जो है वो इट्स ए वोलेटाइल सॉलिड है ना, इट्स ए वोलेटाइल सॉलिड है वो, तो इस कारण वो जो है गैस फेज़ के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो गैस की बात हो फिर समझ में आती है कि भैया वो SO2 की तरह रिजेंबल करेगा स्ट्रक्चर उसका। लेकिन जब SeO2 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा तब उसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट रहता है। इट्स नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल एनीमोर, तो वो एक चेन के फॉर्म में, एक ब्रांच चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर कई सारे SeO2 के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड रहते हैं। उसका फोटो जो है मैं ठीक है आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड सेकेंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि मतलब किस तरीके से यहाँ बॉन्डिंग हो पा रही है सल्फर के आइटम के साथ में बाकी दो ऑक्सीजन के आइटम की। सी देयर इज़ वन पी पाई बॉन्ड एंड देयर इज़ वन पी पाई डी पाई बॉन्ड, और इस तरीके से क्या हो रहा है कि देयर इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ sp2 करवा के वहाँ पर एक बॉन्ड बनाया जा रहा है। एंड दिस बॉन्ड, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड में रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा। इस कारण क्या होता है कि एज यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द लाइन वहाँ पर SO2 का जो बॉन्ड लेंथ है 143 दोनों तरफ मिलता है। दी बोथ सल्फर का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन से दैट इज़ फाउंड टू बी 143 पिकोमीटर लॉन्ग एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ 119.5 डिग्रीज बिटवीन देम।
Now you can see this is a SiO2 compound in which you can see how it is a chain like structure. And guys, alongside this, इसके अलावा जो TiO2 और PiO2 जो compounds हैं वो दोनों solids रहेंगे and they're crystalline solids, ionic solids. Okay, let's go for the next. बच्चों अब ट्राइऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, ट्राइऑक्साइड्स में SO3, SeO3 एंड TiO3 इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है. मतलब एक यहाँ एक एटम रहेगा यहाँ पे आपका ग्रुप 16 एलिमेंट का, और साथ में 3 एटम जो है वहाँ जुड़े रहेंगे उस एक एटम के साथ में ऑक्सीजन के. सारे जो भी ट्राइऑक्साइड्स जो हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के, दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर एंड दे फॉर्म एसिड्स व्हेन दे डिजॉल्व इन द वाटर. जैसे मान लो अगर आप SO3 को डिजॉल्व करो वाटर में, अगर डिजॉल्व करोगे वाटर में तो H2SO4 फॉर्म करेगा जो फेमसली कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड. एंड सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन सेलेनिक एसिड एंड टेल्यूरिक एसिड ऑल्सो. नो बात करते हैं स्ट्रक्चर की. ठीक है बच्चों, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ SO3 जो है उसमें आप अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम होंगे लगे हुए, इससे कांटेक्ट में आए होंगे, तो उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो रेजोनेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एंड दैट यू कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड इटसेल्फ, जो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो करूँगा. और मुझे यहाँ पर ये आपको बताना था कि अगर आप कंपाउंड लोगे इन SO3 का और ये ट्राइऑक्साइड का तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ये बताना था मुझे. एंड वन मोर थिंग आई कैन टेल यू कि ये एसिडिक नेचर जो होगा बच्चों इन ट्राइऑक्साइड का, दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. ओके डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दैट द कंपाउंड शोन ऑन योर स्क्रीन इज SO3. ठीक है, तो अब SO3 बच्चों जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. आप देख रहे हो कि आपके पास में 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे. एक मतलब 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको यहाँ पर जो बने हुए हैं सल्फर के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में. देयर आर 3 S डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट हियर. बच्चों इसमें अब क्या होता है ना कि यू हैव टू सी वेरी केयरफुली द अदर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एज इज शोन इन द फिगर. I will take some time to explain this point, but these 3 structures are very important. ठीक है, अब देखो पहले इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो फर्स्ट बॉन्ड जो वर्टिकल टाइप से बनाया है उसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है सल्फर ऊपर के ऑक्सीजन को, एंड देन देर इज़ वन ओनली डबल बॉन्ड प्रेजेंट. तो इस स्ट्रक्चर में देर आर 2 डेटिव बॉन्ड, देर आर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड देर इज़ 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट. दूसरे वाले में जो बच्चों बगल में जो कंपाउंड है उसके जो स्ट्रक्चर आपको बगल में शो कर रखा है उससे बच्चों डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होकर ऊपर आ चुका है, वर्टिकल में आ चुका है. और देन नाउ दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर डिफरेंट, शिफ्टेड टू डिफरेंट ऑक्सीजन. तो इस तरीके से बच्चों बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरफ है, कभी डबल बॉन्ड इस तरफ है, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. इलेक्ट्रॉन्स का अनस्टेबल होकर यहाँ वहाँ मूवमेंट करना और प्रॉपरली टर्म्ड एज डीलोकलाइजेशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. तो बच्चों इस तरीके से रेजोनेंस जो है एग्जिस्ट करता है. एक कॉमन इंसान क्या एज्यूम करता है कि भाई यहाँ पर एक जगह पर डबल बॉन्ड है और बाकी 2 जगह पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ठीक है, अच्छा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों एक एटम जो है वो दूसरे एटम से बॉन्ड फॉर्म करते वक्त दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खुद डोनेट करता है, इसीलिए कई बार इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को. तो यहाँ पर सल्फर ने 2 डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर रखे थे और यू कैन से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रखे थे. तो लेकिन अब ये क्या हो रहा है ना कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके शिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है, जिन 2 ऑक्सीजन के साथ में सल्फर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रखा था उन्हीं के साथ हमेशा फॉर्म नहीं कर सकता. वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहा है और मूव करके अगले के पास लेके जा रहा है. एंड दोज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, एंड दैट्स व्हेन वी से दैट कि वहाँ पर रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है. एंड सिंस क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस एग्जिस्ट होगा सो देयरफॉर इसीलिए तीनों जो बॉन्ड होंगे सल्फर के ऑक्सीजन से तीनों बॉन्ड की लेंथ सेम होगी एंड ऑल द 3 बॉन्ड्स हैव रेजोनेंस इन देयर स्ट्रक्चर. ओके फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट विच यू कैन सी द कॉन्सेप्ट इज ऑन योर स्क्रीन एज कि बच्चों जो SO3 जो होता है, अगर SO3 जो होता है बच्चों अगर ये मान लो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो बच्चों सॉलिड स्टेट में जो है ये एक स्ट्रेट कंपाउंड नहीं होता है. ठीक है, देयर इट एग्जिस्ट एज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. इट माइट वो शायद से साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करे और शायद से कई बार क्या होता है कि SO3 जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर आर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन दी स्क्रीन. लेफ्ट में जो है बच्चों एक साइक्लिक ट्राइमर दिख रहा है
अच्छा, ट्राइमर का मतलब बच्चों क्या होता है कि जब 3 डिफरेंट SO3 के मॉलिक्यूल्स जब साथ में कंबाइंड करेंगे, एज यू कैन क्लियरली सी देयर आर 3 डिफरेंट SO3 मॉलिक्यूल आर जॉइंड टुगेदर, और यहाँ पर ये एक साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म कर लिया है इसने, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन कब होगी? जब वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तब, ठीक है। एक तो ऐसे हो सकता है, या फिर कई बार क्या होता है कि SO3 जो है सॉलिड स्टेट में लीनियर चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो एज यू कैन सी ऑन द राइट हाफ ऑफ द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, SO3 जो है वो एक लीनियर चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एक SO3 है, उसके बगल में एक और SO3 है, और बगल में एक और SO3 है, और वहाँ बीच में SOS बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर सिंगल बॉन्ड से जॉइंट कंपाउंड होगा, एंड दैट वे इट कैन एग्जिस्ट ऑल्सो एज ए लीनियर चेन स्ट्रक्चर। सो व्हाट यू हैव लर्नड हियर कि अगर SO3 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो वो साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या फिर वो एक लीनियर चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। Now guys, the structure shown on your screen is of selenium trioxide. ये बच्चों कंपाउंड जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ये SeO3 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि SeO3 जब सॉलिड स्टेट में होता है तो वो सिंगल कंपाउंड एज ए SeO3 एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो टेट्रामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नाउ द मीनिंग ऑफ टेट्रामर इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जिस तरीके से बच्चों डायमर होता है, ट्राइमर होता है, सेम उसी तरीके से टेट्रामर भी होता है। टेट्रामर है बच्चों 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो साथ में कंबाइंड करेंगे। अब टेट्रामर, अगर आप ध्यान से इस कंपाउंड को देखो तो यहाँ पर 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ SeO3 जो है वो कंबाइंड कर चुके हैं, और इस कंपाउंड के अंदर में देयर आर 4 SeO बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो इसको एक बार आप ड्रॉ करके देख लीजिए। ये बोर्ड के लिए कुछ खास काम का नहीं है, बट ये एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस माइट बी, मतलब यार पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि शायद से जो 4 ऑप्शन दे रखा होगा आपको, और वहाँ मतलब पूछता है कि कौन सा सही डायग्राम है SeO3 का इन सॉलिड स्टेट। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, द टॉपिक इज कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सो एसिड्स। द टॉपिक वी हैव डन दिस टॉपिक इन दी फॉस्फरस ग्रुप, जहाँ पर आपको मैंने फॉस्फरस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो बताए थे। तो बच्चों सेम तरीके से यहाँ भी जो है हमको ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर देखने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे सल्फरिक एसिड जो है, सल्फरस एसिड जो है, इन सबका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बीच में आएगा। ऑक्सी एसिड्स को बच्चों एक और नाम होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर कहीं आपको ऐसा दोनों वर्ड्स मिल रहा है साथ में तो कन्फ्यूज मत होना कि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों एक ही कंपाउंड होते हैं। दिस बोथ कंपाउंड ऑक्सी एसिड्स एंड ऑक्सो एसिड्स आर बोथ सेम कंपाउंड। ओके, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, so as you can see the compounds on your screen, कई सारे कंपाउंड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दीज आर दी ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर एंड लाइक ऑल जो भी सेक्शन ग्रुप के एलिमेंट्स जो आपके हैं, ये उन सब के ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है ना। बच्चों क्या होता है ना कि एज यू नो दैट कि सल्फर काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है, तो सल्फर यार बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स फॉर्म कर सकता है, बट सेलेनियम और टेलरियम जो होते हैं दे कैन फॉर्म ओनली 2 काइंड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। जैसे कि दिख रहा होगा उसमें स्क्रीन पे आपको कि दे कैन फॉर्म सेलेनियस एसिड और सेलेनिक एसिड। तो इस टाइप से 2 ऑक्सी एसिड्स फॉर्म कर सकते हैं, एंड सल्फर कैन फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, बहुत सारे फॉर्म कर सकता है। ओके, तो जस्ट प्लीज़ नोट डाउन दिस ऑक्सी एसिड्स, देयर इज़ नॉट मच टू टेल हियर, जस्ट ओनली वन थिंग आई कैन टेल यू फ्रॉम दिस कि मान लो बच्चों जैसे कि अगर आप SO3 की बात करते हो तो उसका नाम तो होता है सल्फरस एसिड, लेकिन मान लो अच्छा अगर ये SO3 वाला पार्ट जो होगा ना, अगर आप इसको कहीं पे अगर आप जोड़ दोगे, मान लो कि आपने Na2SO3 लिखा, तो बच्चों उसको आप बोलोगे सोडियम सल्फाइड। तो अगर ये कहीं सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा तो वहाँ पे आपको नीचे जो वर्ड लिखा है ना सॉल्ट करके, सल्फाइड्स, वो सल्फाइड वर्ड को आपने यूज़ करना है। एंड सिमिलरली व्हेन द सॉल्ट ऑफ दैट H2SO4 इज़ देयर, मान लो आपने H2SO4 लिया और वहाँ पर आपने वो मेटल को लगा यूज़ किया आपने, और मेटल से रिएक्ट करने के बाद अगर सॉल्ट बनता है उस मेटल का, देन दैट सॉल्ट इज़ कॉल्ड एज सल्फेट्स सॉल्ट। दोज आर कैटेगरी ऑफ सल्फेट्स कैटेगरी में आएगा वो। तो आपने वो एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। बिफोर मूविंग वेरी अहेड,
आगे चलने के पहले हम एक मैं पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दूं। मैं पहले बोलना भूल गया इस चीज़ को कि बच्चों अगर मान लो अगर आप ऑक्सी एसिड्स की जो डेफिनेशन उसको भूल गए होंगे तो एक बार मैं रिमाइंड करा दूं फिर से आप लोग को कि ऑक्सी एसिड्स बच्चों उस कंपाउंड को बोलते हैं जिस कंपाउंड के अंदर में सेंट्रल वाले एलिमेंट से ऑक्सीजन का एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा एंड सेंट्रल वाले आइटम से OH का बॉन्ड रहेगा। बात समझ आई? फिर से एक बार दोबारा बोलता हूँ, सेंट्रल आइटम से ऑक्सीजन का बॉन्ड रहेगा एंड सेंट्रल आइटम से एक OH का बॉन्ड रहेगा। तो इस तरीके से जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि मैं इस स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ कि जो डिफरेंट टाइप्स और जो बने हुए हैं, है ना, ऑक्सी एसिड जो है उसमें और डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो वो टाइप्स कौन से आपको इसमें इस स्लाइड में पढ़ना है। एंड इसके बाद में आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई कंपेयर करो डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स को, मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4 और H2SO3 इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, तो वो कैसे पहचानना है इस बारे में आपको इस स्लाइड में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्लाइड को। देखो बच्चों क्या होता है, अगर मान लो किसी ऑक्सी एसिड में जहाँ पर पहले से सल्फ़र का और O का बॉन्ड है एंड सल्फ़र का और OH का बॉन्ड प्रेजेंट है, उस कंपाउंड में जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड, अगर उस ऑक्सी एसिड के अंदर में दो सल्फ़र के बीच में भी एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑक्सी एसिड में अगर दो सल्फ़र एटम के बीच में भी एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे बच्चों थायो एसिड्स। ठीक है, और अगर सेम तरीके से मान लो अगर किसी ऑक्सी एसिड में कोई अगर बॉन्ड प्रेजेंट है ऑक्सीजन के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं हमेशा परऑक्सी एसिड। याद रहेगा आपको बच्चों, याद कर लो इसको। ठीक है, अगर दो सल्फर के आइटम होंगे उनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे थायो एसिड्स, अगर दो ऑक्सीजन के आइटम होंगे उनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे परऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट एक और टाइप होता है थायोनिक एसिड्स। ठीक है, थायोनिक एसिड्स जो होते हैं बच्चों उसके अंदर में SO3H ग्रुप जो होता है ना ये लगा होता है, मतलब एटलीस्ट दो तो इसमें जुड़े होंगे, या तो डायरेक्ट उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा, मान लो दो SO3H ग्रुप जो है वो अगर जुड़े हैं आपस में तो कैटेगरी में आता है थायोनिक एसिड्स के। या फिर कई बार क्या होता है कि सल्फ़र की एक लंबी चेन होती है और उसके एट दी कोने में थायोनिक एसिड का ग्रुप लगे होते हैं। तो ये आपको आगे एग्जांपल दूंगा इसके वजह में, बट इतना जान लो कि थायोनिक एसिड वाले ग्रुप में SO3H वाले ग्रुप कनेक्टेड होंगे। ओके, अब बच्चों बात करते हैं कि मतलब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आपसे कि अगर मान लो कि H2SO3 है और H2SO4 है तो इसमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा ये कैसे पहचानना है। तो बच्चों आपको ऐसे किसी भी कंपाउंड में जहाँ आपको ऑक्सी एसिड्स की बात करनी होगी वहाँ आपको अगर कंपेयर करने को बोलता है कि कौन सा वाला एसिड स्ट्रॉन्गर है तो यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि सल्फ़र का जो चार्ज है, सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है। जिस कंपाउंड में मान लो कि H2SO4 में से और H2SO3 में से जिस कंपाउंड के अंदर में ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा सल्फ़र का, वो कंपाउंड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। बात समझ में आ गई आप लोग के। जिस कंपाउंड के अंदर में सेंट्रल एलिमेंट एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो बेटर एसिड होता है। तो सिंपली तो इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है बच्चों मतलब कि H2SO4 जो होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू दी H2SO3। और अगला पॉइंट जो बच्चों जो आपने जानना है वो ये होता है कि मान लो अगर आपके पास में उसी ग्रुप में अगर आपको कंपेयर करना है और उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी अगर सेम दिया हुआ है आपको, तो अब यहाँ पे कैसे कंपेयर करें। मान लो आपको H2SO3 दिया हुआ है, देन H2SeO3 दिया हुआ है, देन H2TeO3 दिया हुआ है, तो अब इन तीनों कंपाउंड के अंदर उनके ऊपर चार्ज तो सेम है। तो अब जब ऐसे आपको इन वर्टिकल कॉलम उस कॉलम में अगर कंपेयर करना होगा तो बच्चों फ्रॉम टॉप टू बॉटम दी नेचर जो होगा उस एसिड का वो डिक्रीज़ होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब H2SO3 जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू H2SeO3 एंड वो स्ट्रॉन्गर होगा आपका H2TeO3 से। तो अगर आप अगर सेम चार्ज की बात करो, अगर चार्ज सेम है और अगर कंपाउंड जो है वो उसका फॉर्मूला सेम होगा, बट अगर एलिमेंट ग्रुप डाउन द ग्रुप की बात करोगे तो वहाँ पर दी एसिडिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात जान लो कि अगर आपको दोनों एसिड दिए हुए हैं, अगर आपको मान लो कि सल्फरस एसिड दिया हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, तो सल्फरस एसिड जो है बच्चों वो एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो बच्चों होगा वो एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसको ऐसे याद कर लो कि कोई भी ओ यू एस एसिड जो है या अस एसिड जो होगा जिसके आखिरी में ओ यू एस लिखा होगा वो हमेशा एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एंड एनी एसिड दैट्स हैविंग एट द एंड आई सी और सल्फ्यूरिक और आखिर में जो इक आता है ना, तो वो वाला एसिड जो होगा वो हमेशा एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा देखो अभी शॉर्ट में एक बार रिवाइज करता हूँ फिर से कि मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब समझ लो आप कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो आगे वाले एलिमेंट को रिड्यूस करेगा, उसको मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पे मजबूर करेगा। एंड बच्चों द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये होता है कि वो आगे वाले से इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगा, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने को मजबूर करेगा। समझ। अब बच्चों अब इस प्रॉपर्टी की बात कर ले बच्चों कि मतलब ये प्रॉपर्टी कैसे वैरी करेगी। मतलब H2SO3 जो है वो H2TeO3 से मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या बेकार है, तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब H2SO3 जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू दी H2TeO3 से। एंड दिस प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एंड बच्चों नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्सी एसिड जो होते हैं दे नॉर्मली रिलीज 2H प्लस आयन एंड देयरफॉर ऑल दी ऑक्सी एसिड्स आर डाई बेसिक इन नेचर। तो बच्चों इतना बोल के मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक करो एंड ठीक है, पढ़ाई करते रहो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस।